integrate it, add wins to your career. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो देखो, अब तक अपन ने पढ़ लिया है काफी कुछ। परमेबिलिटी पढ़ लिया था, इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ लिया और अपन ने पढ़ लिया था सीपेज। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चन हुए नहीं थे, तो क्लासिफिकेशन, सीपेज, परमेबिलिटी और इफेक्टिव स्ट्रेस के आज क्वेश्चन करेंगे। आज मैं लेके आया हूँ ईएस के क्वेश्चन, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे और समझ के। और आपको क्या करना है कि जब मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है और फिर चेक करना है कि आपने जो करा वो सही करा है कि नहीं करा है। ठीक है, तो जब तक आप सही करोगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और पहले खुद सॉल्व करके देखें और फिर एंड में देखें कि कितने में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो स्क्रीन पे क्या आ रहा है कि ये देखो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि एमएल क्या स्टैंड्स, एमएल स्टैंड्स फॉर। तो एमएल आपके लिए एम क्या होता है आपको पता है। एम मैंने क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, एम किसके लिए होता है, सिल्ट के लिए होता है। तो एमएल क्या हो जाएगा, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एमएल हो गया अपना इन ऑर्गेनिक सिल्ट विथ स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, पहले का 3 हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3, सेकंड का एसएम, एसएम क्या होता है सिल्टी सैंड, सेकंड का 1, 3 1। तो अपने क्या हो रहा है, ऐसा 3 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है। पहले का 3, देखो पहले का 3, बी का क्या है 1, 3 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है सी। और अब फिर भी देख लेते हैं ये पीटी, पीटी क्या होता है, पीटी है सॉइल विथ ऑर्गेनिक कंटेंट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि पीट की बात हो रही है। पीट सॉइल मैंने लिखा है था आपको, ऑर्गेनिक सॉइल होती है और हाई कंप्रेसिबल होती है। उसके बाद एमएच है, एमएच क्या हो गया, सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि 2 हो गया। तो ऑप्शन आपके कौन सा, फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके सी। तो ऐसे ही करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, फिर ये ऐसा ही कुछ सवाल है, लेकिन इस बार सवाल है परमेबिलिटी से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन क्या है, एक तरफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या उनकी परमेबिलिटी। तो अपने को ये पता है कि ग्रेवल की, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को ये पता है ग्रेवल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, सैंड से। सैंड की ज्यादा होती है सिल्ट से, ये मैंने लिखा था आपको, और सिल्ट की ज्यादा होती है क्ले से। ठीक है, मैंने इन सब की आपको रेंज भी लिखाई थी सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन यहां पर किसमें एमएम पर सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ग्रेवल, ग्रेवल की क्या होती है अपने को पता है सबसे ज्यादा परमेबिलिटी। तो यहाँ पर ग्रेवल का ऑप्शन में सबसे ज्यादा परमेबिलिटी किसके है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। फिर दे रखा है क्ले विथ क्ले सिल्ट एडमिक्सचर, फिर तीसरा दिया हुआ है लोएस, चौथा दिया हुआ है होमोजीनियस क्ले। अब देखो क्ले सिल्ट एडमिक्सचर क्या है कि क्ले के अंदर सिल्ट है, तो ये इसको छोड़ो अभी। उसके बाद क्या अपना लोएस, लोएस क्या होता है कि सैंड और सिल्ट होता है। लोएस क्या होता है, एओलिन सॉइल होता है और सैंड और सिल्ट होता है। तो ग्रेवल के बाद जिसकी परमेबिलिटी कम है, ग्रेवल से जस्ट कम किसकी है, सेकंड ऑप्शन देखो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻4। तो क्या हो गया भाई, ए का तो हो गया 1, ठीक है, और बी नहीं है, अपन लॉस किस पे है, सी पे। तो सी का है अपने 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। फिर आ गया अपने क्ले और सिल्ट, अब क्ले और सिल्ट का मिक्सचर है, तो तीसरे पे बी का क्या हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे कौन सी परमेबिलिटी है अपने, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻6, तो इसका 4 हो गया, तो डी का क्या हो गया 1। ऐसा ऑप्शन कौन सा है 1 4 2 3, ऑप्शन कौन सा है 1 4 2 3, ऑप्शन है अपना डी। तो सेकंड का क्या हो जाएगा करेक्ट डी। देखो ये सारी चीजें अपन ने करी हुई है पहले, तो वही सवाल है जो करे हुए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट एसर्शन क्या बोल रहा है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्लेज एंड दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग। ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग होती है, अपने पढ़ा था ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल होता है, मोंट मोरिलोनाइट मिनरल होता है, और उसमें हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है। तो एसर्शन तो करेक्ट है। पहली बात क्या बोल रहा है, वो सही बात बोल रहा है। सेकेंड बात क्या बोल रहा है, दीज क्ले कंटेन मोंट मोरिलोनाइट विच अट्रैक्ट एक्सटर्नल वाटर इनटू इट्स लेटिस स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सटर्नल पानी को एब्जॉर्ब करता है, अपन ने बोला था। तो ये भी सही है, रीजन भी सही है, मोंट मोरिलोनाइट मिनरल होता है जो पानी को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों ही सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ
फोर्थ क्या है, अब ये देखो ये ग्राफ दे रखा है, ये मैंने आपको पूरा प्लास्टिसिटी चार्ट बताया था। इस प्लास्टिसिटी चार्ट में वो पूछ रहा है एक्स क्या है, प्लास्टिसिटी चार्ट में आपको पूछ रहा है एक्स क्या है। तो एक्स मैं बता रहा हूं, एक्स कहां पे अपने, मैंने बताया था कि 35 से अगर 50 के बीच में है तो क्या होगा, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी यानी कि आई आएगा। और क्या है, अपने ए लाइन से ऊपर क्या होती है, क्ले होती है, तो क्या हो जाएगा सी आई। क्या होता है देखो, ए लाइन किसको अलग करती है, क्ले को सिल्ट और ऑर्गेनिक से अलग करती है, ठीक है। और लो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अगर 35 से कम है लिक्विड लिमिट, लेस देन 35 है तो क्या होता है लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 है तो इंटरमीडिएट, और ग्रेटर देन 50 था तो अपने हाई कंप्रेसिबल था। तो यहां पर 35 और 50 के बीच में है और ए लाइन से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फोर्थ का डी, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, सारे के सारे ईएस के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गए तो एसएससी वाला तो फिर मजाक है ना, वो तो आराम से आप आंख बंद करके भी कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखो, फ्लो नेट इज डिपेंडेंट ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू विच सॉइल इज टेकिंग प्लेस। और दूसरा रीजन क्या बोलता है, फ्लो नेट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द डिस्चार्ज। अब एक बात बताओ, एसर्सन क्या बोल रहा है कि फ्लो नेट, अगर फ्लो नेट है किस पे डिपेंड होता है, परमेबिलिटी पे। मैंने क्या बोला था, फ्लो नेट अपने किसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्लो नेट किसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्लो नेट सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फ्लो नेट किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन बाउंड्री कंडीशंस, ओनली ऑन बाउंड्री कंडीशन। अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी तो ही फ्लो नेट चेंज होगा, अदरवाइज फ्लो नेट क्या रहेगा, सेम। यानी कि अपना क्या है, एसर्सन ही गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत। पहला स्टेटमेंट गलत कब होता है, जब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा, पांचवे का अपने हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही स्टेटमेंट वाला। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्ले एग्जिबिट मोर हाइग्रोस्कोपिसिटी देन सैंड। ये बोल रहा है जो क्ले होता है वो क्या होता है, जो हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब क्या है कि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। मैंने क्या बोला था, एड्जॉर्ब्ड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। एड्जॉर्ब्ड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यानी कि और क्ले भाई जितना ज्यादा फाइन होगा उतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो क्ले ज्यादा करता है सैंड से। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, क्लेज आर कोलाइडल एंड कंसेक्यूटिवली देयर स्पेसिफिक सरफेस इज वेरी हाई। जितना पार्टिकल छोटा उतना ज्यादा सरफेस एरिया। तो दोनों ही बात क्या है, सत्य है। दोनों ही बात सत्य है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोनों ही बात सत्य है, यानी कि एसर्शन भी करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया इसने, कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। 3 क्ले मिनरल्स दे दिए और उनका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, ठीक है। अब अपने ने क्या पढ़ा था, जिसकी ज्यादा स्वेलिंग होगी वो ज्यादा प्लास्टिक होगा, जिसकी इंटरमीडिएट होगी वो इंटरमीडिएट, और जिसकी सबसे कम प्लास्टिसिटी है वो उसका स्वेलिंग भी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी किसकी हो गई, मोंटमोरिलोनाइट, फिर इलाइट की हो गई और फिर कालोनाइट। मैं खाली ऐसे नाम से लिखा MIK, यानी कि ऑप्शन अपने हो गया। तो भाई 2, 3 और 1, 2, 3 और 1 वाला ऑप्शन कौन सा है। अब इसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2, 3, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, ये अपन ने ये लिखा है 2, 3 और 1, उल्टा हो जाएगा 1, 3, 2। तो 1, 3, 2 वाला ऑप्शन कौन सा, अपने 1, 3, 2 वाला ऑप्शन है सी। तो 7 का हो गया अपना सी, ठीक है भाई। जो ज्यादा स्वेल होगा उसकी प्लास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ अ गिवन सॉइल, इफ द सैचुरेटेड डेंसिटी, गामा सैचुरेटेड दे रखा गिवन सॉइल का 2.1, गामा सैचुरेटेड दे रखा है 2.1, ठीक है। उसके बाद देखो, देन द टोटल स्ट्रेस एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल स्ट्रेटा एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर, H दे रखा है 4, और अपने को क्या बोल रहा है, टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का बोल रहा है। क्या बोल रहा है, टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस अपन ने क्या लगा पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इनटू H,
एच गामा सैचुरेटेड पढ़ा था भाई। ये सॉइल क्या बोल रहा है, ये ऐसा कोई सॉइल है जिसकी 4 मीटर हाइट है और ये सॉइल क्या है, पूरी सैचुरेटेड है। ये सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है। तो ए पॉइंट ये, तो बी पॉइंट पे पूछ रहा है सिग्मा क्या होगा, तो बी पॉइंट पे सिग्मा क्या हो जाएगा, एच गामा सैचुरेटेड। तो 4 इंटू 2.1 हो गया अपना 8.4। फिर पूछ रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस इसी पे, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, पोर वाटर प्रेशर। यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा अपना 4 इंटू एच गामा डब्लू, तो 4 इंटू 10 मान के चलो भाई, 9.81 होता है पर अपन अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 40। तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, सॉरी ये है ना। अब देखो, अब अपन ये जो टन में दे रखा है, अब ये टन में दे रखा है तो 1 टन होता है, ठीक है। टन में दे रखा है तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो सिग्मा डैश क्या हो गया, सिग्मा माइनस यू, तो ये हो जाएगा 8.4 माइनस 4, 4.4। तो इस तरह अपना आंसर कौन सा आ रहा है, 4.4 वाला और 8.4 वाला अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। देखो टोटल में आ रहा है 8.4 और इफेक्टिव में आ रहा है 4.4, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बेस्ड ऑन, आप क्वेश्चन पढ़िए, बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस D10 दे रखा है, D30, D60 दे रखा है, अपने को बोल रहा है कि कौन सा सॉइल क्लासिफिकेशन होगा। तो भाई साहब CU और CC निकाल लो भाई, और कुछ दे नहीं रखा तो CU और CC पता कर सकते हैं अपन। और ये अपने को पता चल गया पार्टिकल साइज के हिसाब से दे रखा है, प्लास्टिसिटी की कोई बात कर नहीं रखा। जब तक प्लास्टिसिटी की बात ना करे, कौन सी होगी सॉइल, कोई कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। तो भाई देखो अपने को पता है CU की फॉर्मूला होता है D60 अपॉन में D10 और CC होता है अपना D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10। तो देखो D60 बाई D10 करूंगा, D60 की वैल्यू है मेरे पास 0.41 और D10 है 0.23, 0.41 अपॉन में 0.23, ठीक है। और C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर अपॉन में 0.41 इंटू 0.23। अब देखो, अब इससे आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, CU और CC की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, CU की वैल्यू मिल रही है लगभग मेरे पास 2 के आसपास, भाई लेस देन 2 मिल रही है। CU वैल्यू जो आ रही है, CU आ रहा है मेरे पास लेस देन 2 और CC की वैल्यू क्या आ रही है। अब मेरे को एक वैल्यू से ही काम हो रहा है, अब मेरे को CC फाइंड आउट ही नहीं करना। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है अगर CU ग्रेटर देन 6 होता तो वेल ग्रेडेड सैंड होता और CU ग्रेटर देन 4 होता तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता। अब अगर दोनों ही वैल्यू से नहीं है तो ये क्या, पुअर ग्रेडेड होगा। तो ये क्या होगा, पुअर ग्रेडेड हो जाएगा। अब पुअर ग्रेडेड होगा तो अब ग्रेवल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने चारों ऑप्शन में सारे सैंड के, तो पुअर ग्रेडेड सैंड का ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने हो जाएगा SP। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा अपने, SP, पुअर ग्रेडेड सैंड SP। अब SP वाला ऑप्शन कौन सा, अपना SP ऑप्शन है अपने B में। SP अपने ऑप्शन किस में है, B में। भाई देखो क्या करा, और कुछ थोड़ी दे रखा है। हाँ IS कोड के हिसाब से यही होगा। अपन कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर रहे, कैलकुलेटर, एक मिनट कैलकुलेटर ले लेते हैं। देखो भाई 0.41 डिवाइडेड बाई 0.23, ये आ रहा है 1.78, ठीक है। और अपना CC आ रहा है 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.41 इंटू 0.23, ये आ रहा है 0.95, 0.95। तो CC की वैल्यू भी क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो वेल ग्रेडेड के लिए CC की वैल्यू कितनी थी, 1 2 3। तो अपना एक भी कंडीशन नहीं मिल रही, तो क्या होगा, पुअर ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। तो पुअर ग्रेडेड सैंड यानी कि ऑप्शन कौन सा है, B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th नंबर क्या है, 10th नंबर फिर वापस ऐसा ही सवाल आ गया। तो 10th नंबर देखो, सबसे पहले GW। अब GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड कब, ग्रेवल कब होगा, जब CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो। तो CU ग्रेटर देन 4 कहाँ है, वेल ग्रेडेड में ऑप्शन B। पहले का 2 हो जाएगा तो एक का
फर्स्ट का 2, फिर बोल रहा है ये SW वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। अब ग्रेटर देन 6 हो रहा है यानी कि सेकंड का क्या आ रहा है अपने पास 1, 2 का 1, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2 1, ऐसे अपने पास 2 ऑप्शन है, तो अपने को आगे भी पढ़ना होगा। फिर पढ़ते हैं ML। ML क्या होता है? सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी। ML होता है सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, यानी कि इसका हो जाएगा तीसरे का 4 और फिर दे रखा आपने Cl, तो ये हो जाएगा क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी यानी कि 4 का 3। अब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10th का अपना क्या हो जाएगा? देखो अब अपने ये अच्छा सिल्ट और क्ले नहीं दे रखा, ये दे रखा है सॉइल हैविंग लो प्लास्टिसिटी और सॉइल हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी। अब अपने को ध्यान रखना है कि भाई सिल्ट क्या होता है, लो प्लास्टिसिटी होता है कि लो कंप्रेसिबल क्ले के कंपैरिजन में? तो सिल्ट होता है लो प्लास्टिक, तो यहां पे हो जाएगा 3 का 3। देखो कंप्रेसिबिलिटी तो दोनों की लो है, लेकिन सिल्ट जो है प्लास्टिक भी कम होता है एज कंपेरिजन टू क्ले। क्यों? क्योंकि मैंने लिखाया था सिल्ट के लिए अपने IP की वैल्यू क्या लिखाई थी 10 to 15 फॉर सिल्ट, और वही क्ले के लिए लिखाई थी मैंने 15 to 100 फॉर क्ले। तो लो कंप्रेसिबल और लो प्लास्टिक में से अपने को लो प्लास्टिक कौन सा हो जाएगा? सिल्ट वाला। तो तीसरे का 3 हो जाएगा, तो 2 1 3 4 हो जाएगा अपना। तो 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो ये ध्यान रखना है फटाफट में। मैंने देखा नहीं कि अपने लो कंप्रेसिबल दे रखा है कि क्ले दे रखा है कि सिल्ट, वो दोनों में ही सॉइल दे दिया उसने। ध्यान बस यही क्वेश्चन अपने को ध्यान देना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। अब 11th क्वेश्चन देखो, पढ़ो और सॉल्व करो क्या बोल रहा है वो। देखो सारे के सारे ES के सवाल है, बढ़िया सवाल है, आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम जब SSC या दूसरे कोई एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो वो तो सब मजाक में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अ सैंड डिपॉजिट हैज अ पोरोसिटी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, पोरोसिटी नीटा इज इक्वल टू 0.375, ठीक है। G दे रखा है 2.6 और निकालना क्या है? द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, IC बोल रहा है। अब IC क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? G-1/1 E। तो E नहीं दे रखा तो नीटा दे रखा है, E इक्वल टू क्या होता है? नीटा अपॉन में 1 माइनस नीटा, यानी कि 0.375 अपॉन में 1 माइनस 0.375, ठीक है भाई साहब। इसको पुट कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 0.375 अपॉन में 1 माइनस 0.375, तो अपने जो E की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.6। तो 2.6 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.6, तो ये क्या हो गया? 1.6 डिवाइडेड बाय 1.61 आ गया। IC की वैल्यू क्या आ जाए? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन हो गया अपने C करेक्ट, C ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस अपने को E निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बोल रहा है अ डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन क्ले व्हेन। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर मैंने कौन से बताए थे? 3-4 तरह के स्ट्रक्चर बताए थे। एक तो सिंगल ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फिर मैंने आपको बात करी थी फ्लोकुलेंट बात करी थी, फिर मैंने आपके लिए बात करी थी डिस्पर्स्ड या एक हनीकॉम्ब की बात करी थी, ठीक है। तो ऐसे बात करी थी। जब फ्लोकुलेंट बताया था मैंने बोला था नेट फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्टिव। डिस्पर्स्ड में बताया था नेट फोर्स होता है रिपल्सिव। अब अपन आगे देखते हैं, अब डिस्पर्स्ड किस में होता है? मरीन सॉइल में, और अपने फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर किस में होता है? लेकेस्टाइन सॉइल में। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है क्या? लेकेस्टाइन में क्या होता है अपना? हाँ भाई, लेकेस्टाइन में कौन सा था? डिस्पर्स्ड था, और फ्लोकुलेंट किस में था? मरीन सॉइल में। तो क्वेश्चन क्या है? द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट सॉइल पार्टिकल एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन आर रिपल्सिव। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है भाई, पहला क्या है? सही है, रिपल्सिव होता है डिस्पर्स्ड में, सही बात है। रिपल्सिव फोर्स मैंने लिखा था FA और DR यानी कि धनराज, ठीक है। अब अगला देखो, सेकंड देखो, रीमोल्डिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ क्लेज हैविंग हाई वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है कि नहीं होता? वॉइड रेशियो ज्यादा होता है कि नहीं होता? भाई वॉइड रेशियो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है डिस्पर्स्ड और फ्लोकुलेंट में। तो दूसरा भी क्या है? सही है। तीसरा देखते हैं, देयर इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन वाटर। अब भाई लेक में बनता है, लेक में मिनरल्स नहीं होते, कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स नहीं रहते, वो मरीन सॉइल में आ जाते हैं। तो तीसरा क्या अपना? गलत है।
चौथा क्या बोल रहा है, प्लेटलेट्स हैव फेस टू फेस इन कॉन्टैक्ट और लेस पैरेलल। फेस टू फेस मैंने बताया था कि ऐसे अरेंजमेंट होता है, तो ये फेस टू फेस अरेंजमेंट नहीं है, पैरेलल टाइप अरेंजमेंट नहीं है, तो चौथा अपना क्या है, सही है। फ्लोकुलेंट में होता था ऐसा, फ्लोकुलेंट में अपने ऐसा स्ट्रक्चर होता था और डिस्पर्ज में अपने ऐसा होता था। तो 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन कौन सा, 1, 2 और 4 सही वाला ऑप्शन है अपने सी। तो 12th का हो गया अपने सी ऑप्शन। तो बस यही ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं और उनमें वही बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने में क्या मजा आता है, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ईएस वाले इसलिए लेके आया हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पता चल जाए। पहला, परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिक्रीजेस एज द इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल इंक्रीजेस। ये क्या बोल रहा है, सॉइल की परमेबिलिटी के क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। हाँ तो सही है ना भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं, और पार्टिकल्स पास पास में आएंगे तो वॉइड रेशियो कम हो जाएगा, वॉइड रेशियो कम हो जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहला स्टेटमेंट सत्य है। स्टेटमेंट नंबर 2, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इंक्रीजेस इट्स परमेबिलिटी। अब ये बोल रहा है इंप्योरिटी है कोई तरह की, उस इंप्योरिटी के कारण क्या परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, नहीं, मैंने बोला था इंप्योरिटीज की वजह से परमेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, डिक्रीज होती है। तीसरा, एंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी। अगर उसमें कोई एंट्रैप्ड एयर है तो उसकी वजह से परमेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ सही है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी में लिखाए थे, तो वही चीज है, घुमा फिरा के बात वही। तो फर्स्ट और थर्ड अपना करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन है अपने डी। तो 13 का अपने क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मजा आ रहा होगा अपने, अब ऐसे ही चलता रहेगा और ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो और सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन भाई, देखो कि अगर लग रहा है कि मैं फटाफट करा रहा हूं तो वीडियो पॉज करके पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मेरा रीजन, फिर मेरा आंसर देखो, है ना, तो तभी मजा आएगा। खुद सॉल्व नहीं करोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। मैं तो करा के चला गया, फिर करा ही नहीं खुद ने, तो कोई मतलब नहीं। सवाल है, द वाटर कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग द सॉइल इन द ओवन। मैंने बोला था आपने ओवन टाइम मेथड पढ़ा था, तो अपन ने बात करी थी इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना बात करा था, टेम्परेचर 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए बात करी थी 60 डिग्री से कम होना चाहिए। और अपन ने जिप्सम अगर होता तो जिप्सम के लिए कितना लेते अपन, 80 डिग्री सेल्सियस, ये बात करी थी अपन ने। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। असर्शन क्या है, सही है। रीजन क्या बोल रहा था, फ्री वाटर, एड्सॉर्ब्ड वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर आर ऑल कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बाय हीटिंग एट 105। ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल वाटर भी रिमूव हो जाता है 105 पे। कहाँ होता है, मैंने बोला था स्ट्रक्चरल वाटर अपने को रिमूव नहीं करना है, इसीलिए तो हम लोग टेम्परेचर इतना ही रखते हैं। इससे ऊपर जैसे 110 से ऊपर हो जाता है तो फिर स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव हो जाता है। इसलिए अपने को क्या है इसका आंसर, रीजन क्या है, गलत है, एसर्शन क्या है, सही है। तो ऐसा कब होता है कि एसर्शन सही हो और रीजन गलत हो, तो ऐसा ऑप्शन होता है अपना सी वाला। ऐसा ऑप्शन क्या होता है, सी, एसर्शन राइट और रीजन करेक्ट। अब देखो ये मैंने आपको एसर्शन रीजन, ये बोलोगे सर आप तो ये लिखा ही नहीं है, पहले शुरुआत के क्वेश्चन में मैंने शामिल कर लिए थे। एक बार 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 एक ही चीज को क्या लिखाना, ठीक है, ये हमेशा फिक्स होता है। देखो अगर दोनों ही राइट होंगे तो ऑप्शन ए में क्या होगा, दोनों राइट। ऑप्शन बी में है दोनों राइट, लेकिन दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई पहले को वो सही से बता नहीं रहा। तो दूसरा सी ऑप्शन में क्या होता है, पहला करेक्ट होता है, दूसरा गलत होता है। डी में क्या होता है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा करेक्ट होगा। तो ये होता है, ये बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया अपने, 14 का हो गया अपने आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्क्रीन पर आ रहा है। इफ ड्यूरिंग ए परमेबिलिटी टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल विद फॉलिंग हेड। अब ये बोल रहा है फॉलिंग हेड कर रहे हैं। फॉलिंग हेड किसके लिए करते हैं, आते ही याद होना चाहिए दिमाग में, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फॉलिंग हेड को और क्या बोलते हैं, वेरिएबल हेड मेथड, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल्स आर नोटेड फॉर ड्रॉप ऑफ हेड फ्रॉम H1 to H2 एंड अगेन फ्रॉम H2 से H3। तो रिलेशन पूछ रहा है H1 H2 H3, ये मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था। क्या बताया था, H2 = √of H1 H3। ये जिसने वो क्लास परमेबिलिटी वाली ली है, मेरे डिटर्मिनेशन उसको अच्छे से पता है। अगर नहीं ली है तो फिर बता देता हूं, K का फॉर्मूला, परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303 ऐसे करके कुछ आ रहा था अपने मेनली। तो इनका पूरे फॉर्मूले का कोई मतलब है नहीं।
फिर भी देखो 2.303 AL log ऑफ H1 अपॉन में H2 आ रहा था, अपॉन में कैपिटल A T आ रहा था, तो T क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर दूसरी बार कर रहे हैं तब भी K क्या आ रहा है, 2.303 स्मॉल AL log, अब ये log बेस 10 है दोनों में है ना, तो यहाँ आएगा H2 से H3 अपॉन में कैपिटल A T, तो बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें सेम है, तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू आ जाएगा H2 अपॉन में H3, तो इससे अपने ये रिलेशन आ जाएगा। तो 15 का ये वाला रिलेशन ऑप्शन कौन सा, अपने ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मैंने बोला था तब भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में सॉल्व करने नहीं बैठोगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो देखो। तो अब आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रहा ना तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16, अ सॉइल मास अंडर सीपेज हैज अ डाउनवर्ड फ्लो। अब सीपेज हो रहा है किसी में और फ्लो डाउनवर्ड है। अब सीपेज डाउनवर्ड फ्लो होते ही अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, सीपेज प्रेशर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सीपेज प्रेशर पॉजिटिव, अब सीपेज प्रेशर पॉजिटिव होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ता है। मैंने आपको लिखाया था कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या लिखाया था भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस लिखाया था H गामा डैश प्लस माइनस PS लिखाया था। तो प्लस कब लिखाया था, PS अपना क्या है, सीपेज प्रेशर, प्लस लिखाया था डाउनवर्ड के लिए और माइनस लिखाया था अपवर्ड के लिए। तो डाउनवर्ड फ्लो के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है और अपवर्ड फ्लो के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है। तो पहला ऑप्शन क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू द सीपेज प्रेशर। क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है बाय एन अमाउंट, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज है ना, इंक्रीज होता है। तो पहला स्टेटमेंट अपने इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स, अब यहाँ पे सीपेज प्रेशर होना चाहिए दोनों में, है ना, तो सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीपेज प्रेशर होगा, फोर्स नहीं होगा, क्योंकि अपन भाई यहाँ स्ट्रेस है, ये प्रेशर है, तो ये भी प्रेशर होगा ना, प्रेशर के अंदर फोर्स कैसे ऐड करेंगे, तो मिसप्रिंट है, फोर्स नहीं होगा, प्रेशर होगा। फिर है तीसरा, टोटल स्ट्रेस विल चेंज, और चौथा है टोटल स्ट्रेस विल बी अनऑल्टर्ड। तो क्या टोटल स्ट्रेस पे सीपेज प्रेशर का कुछ फर्क पड़ा था, नहीं पड़ा था। पीछे जाके वीडियोस देखना आप, उसमें मैंने साफ साफ एक एक चीज लिखाया था, एक एक चीज एक्सप्लेन करा था। तो सीपेज प्रेशर की वजह से टोटल स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है, अनऑल्टर्ड। तो तीसरा गलत और चौथा क्या होता है, सही। तो दूसरा और चौथा, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा अपने पास, डी ऑप्शन। तो 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये है, अब ये सीपेज वाला भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो 17वां, फिर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का फायदा क्या है कि एक ही में 4 सवाल तो मिनिमम हो ही जाते हैं अपने, ठीक है, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो होता है वो भी दूर हो जाता है। ये मजा है मैच द फॉलोइंग, इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले लेके आया हूं, ठीक है। आजकल देखो एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर क्या है, मेहनत नहीं करना चाहता, आलसी है। आलसी है तो क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर देता है। कहां से पुट करेगा, ईएस के क्वेश्चन ले आएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखो क्या है कि बोला है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में स्ट्रक्चर है, एक तरफ सॉइल है दूसरी तरफ क्या है, स्ट्रक्चर। अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड में स्ट्रक्चर होता है, पहले का हो गया 4, ठीक है। सिल्ट में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने आपको लिखाया था सिल्ट के लिए कौन सा होता है, फ्लोकुलेटेड। सिल्ट के लिए कौन सा लिखाया था मैंने आपको, फ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड ऑप्शन कौन सा है, ए। उसके बाद देखो क्ले डिपॉजिट, क्ले के लिए मैंने आपको कौन सा लिखा था, सॉरी सिल्ट के लिए लिखाया था मैंने आपको हनीकॉम्ब। क्ले के लिए फ्लोकुलेटेड होता है, सैंड और सिल्ट के लिए फ्लोकुलेटेड, और क्ले के लिए सॉरी सैंड और सिल्ट के लिए हनीकॉम्ब, और क्ले और सिल्ट के लिए फ्लोकुलेटेड। तो दूसरे का हो जाएगा तीसरा, और तीसरा जो है अपने क्ले डिपॉजिट उसका हो जाएगा 1, और फोर्थ क्या है, कंपोजिट सॉइल्स। और कंपोजिट सॉइल के लिए मैंने आपको 2 लिखाए थे, एक तो कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, दूसरा कोहेसिव मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, कोहेसिव मैट्रिक्स, तो हो गया 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन कौन सा, 4 3 1 2 ऑप्शन क्या है अपना बी। 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन हो गया। तो देख लो सारे क्वेश्चन वही है जो मैं आपको क्लास में करा चुका हूं ऑलरेडी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी अपनी, ठीक है। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहो ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिर असर्शन रीजन बोलोगे सर ये क्या बार बार असर्शन रीजन वाले, भाई साहब यही तो मजा है जीवन का, अदरवाइज कुछ नहीं है। सरल सवाल तो एबीसीडी वाले कोई कर ले। असर्शन रीजन क्या बोल रहा है, अ डेप्थ जेड बिलो द सरफेस ऑफ अ सबमर्ज्ड सॉइल
वाटर प्रेशर इज गामा डब्ल्यू इंटू जेड एंड इट इज द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द वाटर विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रल स्ट्रेस। भाई ये बोल रहा है पानी की वजह से कोई जेड डेप्थ पे, ये बोल रहा है भाई पानी कहाँ है, जेड बिलो द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। अब ये कोई है, ठीक है, अब ये हाइट जेड है, तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा पानी की वजह से, गामा डब्ल्यू इंटू जेड अपन ने बात करी थी, पढ़ा था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस। तो पहला चीज सही है। सेकेंड बोल रहे थे वाटर प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रांसमिट्स द सेम फुली ऑन ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। ग्रेन टू ग्रेन नहीं बोलते, ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर नहीं करता पानी में। पानी क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ 0 होती है, इसलिए ये ग्रेन टू ग्रेन नहीं होता। इक्वल तो होता है ऑल डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट नहीं होने, मतलब ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर नहीं होता। ग्रेन टू ग्रेन कौन होता है, सॉलिड पार्टिकल्स में, सॉइल सॉलिड्स में, और सॉइल सॉलिड्स में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी कि एसर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 18 का सी, ठीक है। तो ये ग्रेन टू ग्रेन वाला बीच में गलत दे दिया उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब सॉइल है कोई, उसकी डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखी है, और अब और क्या दे रखा है, करो उस क्वेश्चन। अ सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁻7, ठीक है भाई। v दे रखा है 5 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब अपने वॉइड रेशियो दे रखा है 0.5, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.5, तो सीपेज वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो एवरेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी को आप लोग सीपेज वेलोसिटी, सॉरी एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी को VA या VS से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। डिस्चार्ज वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अपना, V से डिनोट होता है। तो हमने पढ़ा था VS = V/नीटा, तो नीटा नहीं है तो नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी E की वैल्यू 0.5 होती है, मैंने जब लास्ट क्लास कराई थी क्वेश्चन वाली तब बताया था, जब E की वैल्यू 0.5 होती है तब नीटा की वैल्यू 0.33 आती है। अब ये कैसे आई 33, E इक्वल टू क्या होता है, नीटा अपॉन में 1, सॉरी नीटा इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन में 1 + E, तो 0.5 अपॉन में 1.5, तब क्या आ रहा है 0.33 आ रहा है। तो मैंने बोला था तब, ये थोड़ा कॉमन चीज है, बहुत बार आता है, तो याद कर लो। तो VS = क्या हो जाएगा, V/नीटा। तो जब इसको पुट करेंगे, V 5 × 10⁻⁻7 और नीटा 0.33 पुट करेंगे, तो अपने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 × 10⁻⁻7। 15 × 10⁻⁻7, इनके ऑप्शन क्या है, A करेक्ट है। तो बस यही था, बस ये रिलेशन याद होता तो हो जाएगा सवाल, याद नहीं होगा तो सवाल नहीं होगा, ठीक है। मैं आई होप अब आप लोगों को प्रॉपर्टीज वाले सारे रिलेशन तो याद होंगे, सॉइल प्रॉपर्टीज वाले सारे रिलेशन तो याद होंगे, ठीक है ना। अब वो याद है तो ये एक एप्लीकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस्ड टू 0.7, मतलब 70% एंड 90% रेस्पेक्टिवली। अदर थिंग्स कांस्टेंट, द चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब अपने को कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में बात कर रहे हैं, तो देखो K का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, K का एक फॉर्मूला लिखा था, C × γ/W अपॉन में म्यू E³ अपॉन में 1 + E × d² लिखाया था। अब इसने बोला अदर चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ यूनिट वेट और डायनामिक विस्कोसिटी में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर इनमें फर्क पड़ रहा है तो इनका कोई मतलब नहीं, तो K1 = क्या हो जाएगा, γ/W अपॉन में म्यू, और K2 में क्या बोल रहा है कि यूनिट वेट कितना हो गया, अब यूनिट वेट हो गया रिड्यूस होके 90% पे और विस्कोसिटी आ गया 70% पे, तो ये हो जाएगा 0.9 γ/W और ये हो गया अपना 0.7 γ/W, यानी कि 9/7, सॉरी ये म्यू हो गया, ठीक है, 9/7 γ/W अपॉन में म्यू। अब पूछ रहा है कि कितना चेंज हुआ परसेंटेज के हिसाब से परमेबिलिटी में, तो भाई साहब डेल्टा K = क्या हो जाएगा, K2, क्योंकि बढ़ गया, अब ये ज्यादा है, ये 1 आ रहा है, तो ये अगर इसको मैं 1 मान लूं तो ये 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, K2 - K1, अब चेंज किसके हिसाब से हुआ, 1 के हिसाब से, × 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर आ जाएगा 28.6%। कितना फर्क आ रहा है, 28.6%। सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर एग्जाम में मिलेगा नहीं, इसलिए हाथ से सॉल्व कर लेना। 9/7 -
ठीक है, तो गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू तो सब में कॉमन आ जाएगा, 9/7 माइनस ये तो 2/7 आ जाएगा, 2/7 यही होता है 28.6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे फिर असर्शन रीजन। अरे यार आज तो बहुत असर्शन रीजन लेके आया हूं, मजा ही आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो फिर तो भाई अब क्या बोलूं, सब नालायक लोग। क्वेश्चन नंबर 21, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्विक सैंड कंडीशन अकरिंग इज मोर ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ अ वियर ऑन परमिएबल फाउंडेशन। ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम साइड पे क्विक सैंड कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैंने बताया था डैम बना के ऐसे अच्छे से, मैंने बोला था पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये रास्ता बन गया तो ये वाली सॉइल क्या होती है, धीमे धीमे रिमूव हो जाती है क्विक सैंड कंडीशन की वजह से। तो भाई डाउन स्ट्रीम पे ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अप स्ट्रीम। तो ये पहली बात तो सही है, पहली बात सही है, पाइपिंग कंडीशन पूरा एक्सप्लेन करा था। ठीक है, दूसरी बात, सीपेज लाइंस आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ सच अ वियर। अब ये बात क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम साइड पे ये सीपेज लाइंस क्या होती, अपवर्ड होती। तो ये देख लो ना, ऊपर की तरफ जा रही, इधर ये था अप स्ट्रीम साइड, ये था डाउन स्ट्रीम साइड, तो ऊपर से वापस पहले नीचे आई फिर ऊपर जा रही है, इनकी ये भी बात सही है। तो ये बात सत्य होने के कारण ही क्या होता है कि अपने इधर क्या होती कंडीशन हो जाती है पाइपिंग कंडीशन या सैंड क्विक सैंड कंडीशन। तो दोनों ही करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, इनकी ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई साहब, कोर्स सैंड इज मोर देन अ मिलियन टाइम्स परमिएबल देन ए हाई प्लास्टिक क्ले। मिलियन टाइम्स क्या मैंने ग्रेवल का लिखाया था, ग्रेवल का क्या लिखाया था मैंने, परमिएबिलिटी ऑफ ग्रेवल लिखाया था ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्ले की क्या लिखाई थी, लेस देन 10⁻⁻ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मिलियन में तो 10⁻⁻6 ही होता है, यहाँ तो 10⁻⁻8 तक का लोचा जा रहा है, तो मिलियन टाइम से भी ज्यादा हो गया, तो बात सही है। सेकेंड देखो, द परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल एंड नॉट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू सॉइल। ये बात कहां तक हजम हो रही है आप लोगों को, ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता क्या, क्योंकि लिक्विड के गामा डब्ल्यू और म्यू पे डिपेंड करता है। ये अपन ने पढ़ा था K = C गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। तो ये रहा, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज है दोनों, तो लिक्विड पे डिपेंड करता है। यानी कि स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो, इफ अ सैंपल ऑफ सैंड एंड अ सैंपल ऑफ क्ले हैव द सेम वॉइड रेशियो बोथ सैंपल विल एग्जिबिट द सेम परमिएबिलिटी। ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग सॉइल है जैसे सैंड और क्ले, दोनों का अगर वॉइड रेशियो सेम है तो परमिएबिलिटी सेम होनी चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी परमिएबिलिटी सेम हो, और भी चीजें हैं भाई, खाली वॉइड रेशियो पे डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल साइज पे भी तो था। तो d² भी आता आगे, E³ अपॉन में 1 + E², 1 + E × d²। तो d तो कहां से सेम लाओगे, दोनों सॉइल तो चेंज तो होना ही है, तो दोनों का सही सेम नहीं होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। अब स्टेटमेंट नंबर 4, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एज द इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल इंक्रीज। अब ये पहले अपन ने सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था। तो परमिएबिलिटी क्या होती है, सॉइल में डिक्रीज होती है इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या आते हैं, पास आने से वॉइड रेशियो कम हो जाता है, और वॉइड रेशियो कम होने से परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ अपना ऑप्शन है सी। तो 21 का हो गया सी। तो इसी तरह देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का क्या गजब फायदा, 4 क्वेश्चन एक साथ हो गए, है ना, हुए कि नहीं हुए, तो यही मजा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे, अ बेड ऑफ सैंड कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस हो। ये अब भाई वही आ गया अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमिएबिलिटी वाला रिलेशन वाला। अब फॉर्मूला याद होना फिर जरूरी। द वैल्यू ऑफ डार्सीज के मतलब परमिएबिलिटी फॉर द अपर एंड लोअर लेयर्स इज। अब वो बोल रहा है अब कितनी लेयर है, 3 लेयर है, तो अपन इसको पूरे बोर्ड पे करते हैं। तुम लोग सॉल्व करो अपने, फिर मेरे वाले से चेक करना कि सही है कि गलत है। तो 23 क्या बोल रहा है, 3 लेयर है, ठीक है। अब इन तीनों लेयर में टॉप वाले की क्या है, टॉप वाले और बॉटम वाले की 1 × 10⁻⁻²। के जो है 1 × 10⁻², ठीक है, और बॉटम वाले की भी 1 × 10⁻², सेंटीमीटर में, है ना।
और मिडल वाले की है 1 इंटू टेंस टू पावर -1, 1 इंटू टेंस टू पावर -1, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, और इक्वल थिकनेस, यानी कि ये जो तीनों है इनकी थिकनेस क्या है, मान लो 1 सेंटीमीटर है, तीनों इक्वल थिकनेस दे दिया तो तीनों का 1 है। अब बोल रहा है वो द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द बेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू दैट ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि KH अपॉन में KV पूछ रहा है। तो भाई KH का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन में, सिग्मा ऑफ KI ZI अपॉन में ZI। तो K1 इंटू A1, K1 इंटू Z1, 1 इंटू टेंस टू पावर -2 प्लस 1 इंटू टेंस टू पावर -1 प्लस 1 इंटू टेंस टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 22 इंटू टेंस टू पावर -2। भाई ये टेंस टू पावर -1 है, इसको टेंस टू पावर -2 करने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, अपॉन में 3, ठीक है। और KV क्या होता है, KV इजिकल टू सिग्मा ऑफ ZI अपॉन में सिग्मा ऑफ ZI अपॉन में KI, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 1 इंटू टेंस टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन में टेंस टू पावर -1 प्लस 1 अपॉन में टेंस टू पावर -2, ठीक है। तो अब इसको टेंस टू पावर -2 करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस किससे, 10 से। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास भाई, ये 3 इंटू टेंस टू पावर -2 में ऊपर ले गया, ठीक है। 3 इंटू टेंस टू पावर -2 में ऊपर ले गया, तो नीचे क्या बच गया भाई, जब टेंस टू पावर -2 एलसीएम लिया तो 1। अब यहाँ क्या आएगा, और ये एंड में 1 है, यहाँ क्या आएगा, या फिर अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बताता हूं, 3 ये क्या है 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.01, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 बार कर लो, तो 0.01 प्लस, तो ये हो जाएगा 0.12, तो ये क्या हो जाएगा 0.12। और अब करके देखेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा इसका B 2.8 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2.8। KH अपॉन KV करेंगे, सॉरी ये KV का नहीं, KH अपॉन KV का, इसका आ जाएगा अपने पास 2.8, ठीक है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे अपॉन में लिख के, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8। तो ये क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, बस फॉर्मूला ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, ये लो फ्रीएटिक लाइन से। फ्रीएटिक लाइंस क्या होती है, मैंने बताया था टॉप फ्लो लाइन होती है, ठीक है। टॉप फ्लो लाइन थ्रू एन अर्थन डैम, यानी कि अर्थन डैम के बीच में से जो लाइन निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीएटिक लाइन, ठीक है। टॉप फ्लो लाइन सबसे ऊपर से, डायग्राम बता के बताया था कि फ्लो नेट वाले लेक्चर में, सब मतलब लास्ट वाले लेक्चर में लास्ट टॉपिक यही था। इलेप्टिकल इन शेप, अच्छा मैंने वहां पे शेप नहीं बताया था, शेप होता है पैराबोला, तो इलेप्टिकल इन शेप पहला तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा बोल रहा है इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल नहीं होती, वो होती है फ्लो लाइन, तो दूसरा भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन विद 0 वाटर प्रेशर, सही है। अब ये बोला है 0 वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता। मैंने लिखा था ऑन एंड अबव फ्रीएटिक लाइन क्या होता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बिलो फ्रीएटिक लाइन होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और चौथा है अप्रोक्सीमेटली पैराबोला, पैराबोला ही होता है, मैंने अभी बोला, ठीक है, पैराबोला होता है, मैंने अभी बोला है। और एक मान लो पूछ ले कि क्या करता है, किस किस को अलग करता है, तो सैचुरेटेड सॉइल को अनसैचुरेटेड सॉइल से या पार्शियली सैचुरेटेड से अलग करता है। तो ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट है, इसमें 3 और 4 करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन सी। तो 24 का हो गया आपने सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखो जो भी कराया सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। 25 क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला, कांस्टेंट हेड परमीमीटर इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ हाईली इम्परमेबल स्ट्रेटा। कांस्टेंट हेड मैंने किसके लिए लिखाया था, कोर्स ग्रेन सॉइल, और कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है, परमेबल होती है, इम्परमेबल नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। कांस्टेंट हेड किसके लिए होता है, परमेबल, जो ज्यादा परमेबल हो, मोर परमेबल सॉइल के लिए, तो लेस वाला है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल मास डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड, ये बोल रहा है कि
कि के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। अगर विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो के क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, यही बोल रहा है। और इसने ये पूछा है कि म्यू अगर इंक्रीज होगा तो के डिक्रीज होगा। मैंने आपको लिखा था अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी डिक्रीज। इनकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी में ये चीज कराई थी। थर्ड क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। ये भी लिखाया था। क्या भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, म्यू कम हो जाएगा, म्यू कम होएगा तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इनकी स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सी 25th का। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन अपने कराए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ में चेक करते रहना कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। भाई देखो, गलत मत करना, भले ही उसको छोड़ दो, गलत मत करना, नेगेटिव मार्किंग बहुत भारी पड़ जाएगी। मैं पहले जैसे हमेशा बोलता हूं, एक एक नंबर क्या आपने करोड़ों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लो नेट्स डिपेंड ऑन। फ्लो नेट का कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे, वो होता है कौन सा, बाउंड्री कंडीशन। मैंने बोला है कि जब तक बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं होगी फ्लो नेट कोई चेंज नहीं होगा, शेप वैसा के वैसा रहेगा। और अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गई तो फ्लो नेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, वही हेड वगैरह। ठीक है, हेड वगैरह हो गया अपना बाउंड्री कंडीशन, या डैम वगैरह वो जो उसका जो लोअर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 26 का, अपने सी, बाउंड्री कंडीशन सी ऑप्शन में। जब तक बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं होगी फ्लो नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फ्लो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो या अप टू डाउन हो या डाउन टू अप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27th, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो अ रिवर बेड इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर डेप्थ इन द रिवर। ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि पानी के लेवल के नीचे अगर कोई सॉइल है तो उसकी वजह से पानी का लेवल चाहे ऊपर करूं नीचे करूं उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि देखो, अपन ने पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, यहां कर लेता। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने क्या बताया था आपको, अच्छे से डायग्राम बना के बताया था कि अगर ऐसा कुछ है, ये वाटर लेवल चाहे ऊपर हो नीचे, मान लो h हाइट है, ये h1, ये h हाइट चाहे 2h हो जाए, चाहे 3h हो जाए, चाहे h/2 हो जाए, मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 लेक्चर में समझाया था, इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में भी समझाया था और अपने सीपेज वाले में भी समझाया था, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, चार्जर, सेकंड क्या बोल रहा है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस एंड पोर प्रेशर विल नॉट चेंज द इफेक्टिव स्ट्रेस। अब ये बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट का चेंज होता है टोटल स्ट्रेस में और अपने पोर वाटर प्रेशर में। हाँ सही है, दोनों में बराबर चेंज होता है, इसीलिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज नहीं होता। कैसे, अपन देख लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो सिग्मा एट बी पॉइंट क्या होगा, सीधा ही सी पे निकाल लेते हैं, और तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अरे अपन ने करा ही था, बार बार करने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा ना क्वेश्चन वाले में। तो इसका एसर्जन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करें, इसलिए मैं नहीं करा रहा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फिर वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन वाले तो क्वेश्चन लाया नहीं, या तो मैच द फॉलोइंग वाले या स्टेटमेंट वाले। इसका क्या फायदा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये जो 30-35 क्वेश्चन लेके आए हो ना, कम से कम 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर बिलो अ लेक विथ स्टैंडिंग वाटर डज नॉट ऑल्टर एज द वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स। अभी तो यही हुआ था इसी में, लास्ट क्वेश्चन में। तो 28 का फर्स्ट क्या है, सही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता वाटर लेवल, अगर कोई सॉइल वाटर टेबल से नीचे है तो वाटर टेबल का फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके इफेक्टिव स्ट्रेस पे, है ना। ठीक है, अगर एज अ सरचार्ज है वाटर, है ना। तो इसके बाद सेकंड देखो, रिगार्डिंग वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड सरफेस एनी राइज इन द वाटर टेबल कॉजेज इक्वल चेंजेस इन पोर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। अब ये बोल रहा है कि अभी क्या है, पहले मैं बोलता था वाटर टेबल यहाँ है, अब ये दूसरे केस में क्या बोल रहा है, ये हम बना लेते हैं। पहला केस तो ये था कि भाई पानी ऐसे है और सॉइल यहाँ से। अब ये दूसरे केस में बोल रहा है कि वाटर टेबल यहाँ नहीं होके अगर वाटर टेबल इस सॉइल लेयर के बीच में कहीं होगी
और अगर वाटर टेबल फ्लक्चुएट होगी तो बोल रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस एनी राइज इन वाटर टेबल कॉजेज इक्वल चेंज इन पोर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, दोनों में इक्वल फर्क नहीं आता, दोनों में इक्वल चेंज नहीं आता, अलग चेंज आता है। तो पोर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस में अलग अलग चेंज आने के कारण स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाए, गलत। ये अपन ने सारे क्वेश्चन करे थे, है ना, सारे केसेस पढ़ लिए थे, तो ये चीज वहीं समझ में आ गई थी। ठीक है, तीसरा है कैपिलरी सैचुरेशन विच कॉल द इफेक्टिव स्ट्रेस टू इंक्रीज। कैपिलरी से हमने देखा था इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनके ऑप्शन डी करेक्ट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, एसएससी की औकात इससे बाहर है ही नहीं, ठीक है ना, ईएस से बाहर एसएससी की रेंज है ही नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है उसकी। अब है अ फ्लो नेट इज ड्रॉन टू ऑब्टेन। अब फ्लो नेट से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 4 चीजें कराई थी आपको फ्लो नेट से, एक बताया था सीपेज, एक बताया था प्रेशर सीपेज प्रेशर, एक बताया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक बताया था आपको एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, ये 3-4 चीजें अपन ने फाइंड आउट करी थी। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन में है सीपेज, ठीक है। सेकंड दे रखा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के कहाँ निकाला, के नहीं निकाला तो ऑप्शन गलत हो गया। तो अब देखो ढंग से, सेकंड ऑप्शन में भी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो सेकंड भी गलत है, और अपना जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, तो के तो हमने निकाला ही नहीं, तो ऑप्शन अपने आप ही क्या हो गया, सी हो गया। 3 बार के आ रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं निकाला था। फिर भी ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, क्या दे रखा है, एग्जिट ग्रेडियंट अपलिफ्ट प्रेशर एंड सीपेज। ये रहा सीपेज, ये रहा अपलिफ्ट प्रेशर और ये रहा एग्जिट ग्रेडियंट। तो सब चीजें अपन ने फाइंड आउट करी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, ये लो, ये फोटो दे दिया इसने, किसका, अर्दन डैम का फोटो दे दिया, सबसे ऊपर फ्रेटिक लाइन है। अब बोल रहा है पोटेंशियल हाइड्रोलिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे हाइड्रोलिक पोटेंशियल क्या होगा। तो एक बात गिनो, एक बात देखो कि ये जो डायग्राम में ऐसे वाली लाइन्स है, ऐसे वाली लाइन्स क्या होती है, फ्लो लाइन्स होती है। अब फ्लो लाइन्स कितनी है, 1, 2 और 3। फ्लो लाइन्स कितनी है, 3 है कि 4 है, फ्लो लाइन्स है 4, आप ऊपर वाली को भूल रहे हो। तो 3 तो फ्लो चैनल से, 3 फ्लो चैनल से एनएफ क्या है, 3 है। एनडी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितनी, अब ये वर्टिकल वाली ऐसे वाली लाइनें गिनो डायग्राम में, ऐसे वाली लाइनें आपको दिखेगी 10, तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो जाएंगे, 9। भाई मैंने लिखाया था नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन कितने होते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। तो ये सब लिखाया था, 3 और 9 आ रहा है। अब बोल रहा है ए पे, ए वाला जो है उस पे अपने को क्या निकालना है, हेड निकालना है। तो मेरे को पता है टोटल हेड का डिफरेंस जो है एच, देखो एक तरफ 18 दूसरी तरफ कुछ नहीं दे रखा, तो टोटल हेड क्या है 18, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एच बाय एन डी अपन ने पढ़ा था, तो 18/9 हो जाएगा 2, तो डेल्टा एच क्या आएगा 2। और वो कौन से नंबर वाली लाइन है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 वाली लाइन है, तो इनकी 3 के बाद आ रहा है, तो 3 बार कम हो जाएगा, तो 2 × 3 6 कम कर लो हेड में से। तो भाई मैंने लिखाया था ना, अपने एक पढ़ा था एच डब्ल्यू इजिकल टू क्या पढ़ा था, एच माइनस एन डेल्टा एच पढ़ा था। तो h कितना 18, n कितना है 3 इंटू डेल्टा एच क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो नंबर कौन सी लाइन पे कौन सा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 3 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो गए ना, फ्लो फील्ड में 3 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो गए। अगर कुछ लोग वो कंटिन्यूअस वाली लाइन नहीं गिन रहे, डैम वाली लाइन है पहली, उसके बाद ये डैश डैश वाली 3 लाइनें हैं, तो 1, 2 और 3 ड्रॉप हो गए, तो चौथे में पूछ रहा है, तो चौथे में क्या हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो ये है, ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30th का आंसर हो गया बी, 30 था, 30 का हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 ये लो आपके लिए लास्ट में फिर मैं ले आया। कैसे भाई, बीच में कोई भूल गया हो तो ये लो तरीका, ABCD। Assertion reason, क्विक सैंड इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड बट इज ए कंडीशन अराइजिंग इन सैंड मास। मैंने बोला था क्विक सैंड क्या होती है, कंडीशन होती है, टाइप ऑफ सैंड नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट एसर्शन क्या है, 31 का एसर्शन क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा है, when the upward seepage pressure becomes equal to the seepage pressure when the upward seepage pressure become equal to the pressure due to submerged weight of a soil, the effective pressure becomes 0।
ये अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जेड गामा डैश इक्वल टू सीपेज प्रेशर के बराबर पढ़ा था। और ये कितना होता था, जेड गामा डब्लू, तो अपन ने पढ़ा था ये सब। आई गामा डब्लू होता था सीपेज प्रेशर, आई गामा डब्लू, और ये आई जेड गामा डब्लू था ना, तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया था, तो गामा डैश इक्वल टू, तो ये भी सही है। तो एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो 31 का हो गया ए। 32 क्वेश्चन नंबर 32 अब की स्क्रीन पे। अब ये देख रहा है, अ फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड डिटरमाइन द सीपेज थ्रू एन अर्दन डैम विच इज होमोजीनियस बट एनआइसोट्रोपिक। अब बोल दिया होमोजीनियस है बट कौन सा है, एनआइसोट्रोपिक। अपन ने आइसोट्रोपिक पढ़ा था, अब सवाल दे दिया एनआइसोट्रोपिक, बोले सर कराया नहीं, तो एनआइसोट्रोपिक में भी कराया था। कैसे कराया था अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। गिव 4 फ्लो चैनल्स, 4 फ्लो चैनल्स, एनएफ दे रखा है 4 है, एनएफ क्या दे रखा है 4 है। अब आगे क्या दे रखा है, 4 फ्लो चैनल एंड 16 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, एनडी दे रखा है 16, ठीक है। और क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में के दे रखा है, के एक्स और के वाई दे रखा है। तो के एक्स और के वाई कितना है, 4 और 1, 4 इंटू 10⁻⁻7 और ये 1 इंटू 10⁻⁻7। तो के डैश क्या होता है, मैंने लिखा था √ऑफ के एक्स इंटू के वाई एन आइसोट्रोपिक में, तो 4 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ये हो गया अपना के डैश। उसके बाद बोल रहा है इफ द स्टोरेज हेड वाज 20 मीटर, एच जो है 20 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन आगे, देन द सीपेज पर यूनिट लेंथ, सीपेज पूछ रहा है, तो सीपेज क्या होता है, डेल्टा क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था, के एच एन एफ अपॉन में एन डी। तो के आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7। अब ये मीटर में है कि सेंटीमीटर, मीटर में ही है। और एच दे रखा है 20 और एन एफ दे रखा है 4, ये आ गया 16, तो 4 ये आ गया अपना 5, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 वाला ऑप्शन कौन सा, बी। बी ऑप्शन क्या है, 10 इंटू 10⁻⁷। तो इसका आंसर क्या, देखो क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मजाक वाला सॉल्यूशन है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 32, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग बोर हो रहे होंगे इसलिए लास्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म सैंड स्ट्रेटा 2.5 मीटर थिक हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.62। यूनिफॉर्म सैंड स्ट्रेटा है जिसका क्या है, डेप्थ क्या है 2.5 मीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.62, यही है। क्वेश्चन नंबर 33, G इज इक्वल टू 2.62, H इक्वल टू 2.5 मीटर, नेचुरल वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू 0.62। द हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक सेंड कंडीशन। अब पूछ रहा है हाइड्रोलिक हेड कितना चाहिए, तो सबसे पहले IC इक्वल टू क्या होता है, IC इक्वल टू अपने को पता G-1/1 प्लस E होता है, ठीक है। तो IC की वैल्यू क्या है, 1 है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और वैसे भी यहां से 1 आ रही है, G-1/1 प्लस E से कितनी आ रही है, 2.62 माइनस 1/1 प्लस 0.62, तो 1.62 डिवाइडेड बाय 1.62 1 आ गया। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो होता है। तो ये पूछ रहा है हेड लॉस कितना है, लेंथ ऑफ फ्लो तो दे रखा है 2.5 मीटर, क्यों, क्योंकि जितनी हाइट होगी सॉइल की उतना ही उसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फ्लो। तो लेंथ ऑफ फ्लो दे रखा है 2.5 मीटर, और तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, IC इक्वल टू 1, तो हेड लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ फ्लो। तो 2.5 मीटर ही अपने हेड लॉस होगा। तो हेड की रिक्वायरमेंट भी कितनी है, 2.5 मीटर। तो इसका आंसर 2.5 मीटर, यानी कि आंसर सी हो गया। तो इसी के साथ अपने 33 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सारे के सारे ES के थे। और मैंने मैक्सिमम कोशिश करी कि असर्शन रीजन या मैच द फॉलोइंग वाले लाऊं। उससे क्या होता है, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आया। देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा न्यूमेरिकल SSC में या राजस्थान JN में नहीं आएगा, तो आते हैं, ये ध्यान दिमाग में बैठा लो। पिछली बार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एक सेट में, 20 से 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। तो ऐसे में क्या होता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो अपने को सब करके जाना है। और राजस्थान JN का भी कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। और कॉपी पेस्ट के लिए इनको एक ही साधन मिलता है, ES या फिर गेट। तो ES वाले क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग SSC वाले करेंगे, तब देखना ही चुटकियों में सवाल हो जाएंगे, कैसे ऐसे चुटकियों में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज
देखते रहो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.